Hello friends, welcome to our YouTube channel Moon Engineering Institute. लास्ट वीडियो में थियोरी ऑफ मशीन में बैलेंसिंग टॉपिक हमने देखा था। आज बैलेंसिंग टॉपिक से जो भी 5 चीज़ें मैंने बताई थी, रोटेटिंग मास, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास, देन आफ्टर ट्रैक्टिव एफर्ट, स्विंग कपल और हैमर ब्लो, जो भी बैलेंसिंग के बारे में एमसीक्यू है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। आज के जो भी इस वीडियो में जो भी बैलेंसिंग का एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू गेट जीपीएससी, वो हम यहाँ पे देखेंगे और वन बाय वन सॉल्व करेंगे वर्ड पे। चलो, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनबैलेंस इन हाई स्पीड रोटेटिंग मशीन पार्ट्स मे बी ड्यू टू। जो हाई स्पीड रोटेटिंग मशीन होता है, इसके पार्ट्स में अनबैलेंस क्यों होता है? हमें ऑप्शन दिया है। पहले तो इम्परफेक्ट मशीनिंग के लिए मशीनिंग होता है तो होता है नॉन सिमेट्री ऑफ पार्ट्स, नॉन होमोजेनिटी ऑफ मटेरियल एंड इनएक्यूरेसी ऑफ पिच ऑफ ब्लेड। चलो, इम्परफेक्ट मशीनिंग मीन्स जो मशीन है उसमें इम्परफेक्शन है, मशीनिंग प्रोसेस होती है, इसमें इम्परफेक्शन है, इसलिए वाइब्रेशन होता है, अनबैलेंस होता है, हो सकता है। नॉन सिमेट्री ऑफ पार्ट्स, अगर जो पार्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्ट्स, अगर वो सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्री है, तो भी हो सकता है। चलो, नॉन होमोजेनिटी ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल में जो भी आपको जो भी चीज चाहिए वो मटेरियल में नहीं है, वो होमोजेनियस मटेरियल नहीं है, तो वो भी हो सकता है। और इनएक्यूरेसी ऑफ पिच ऑफ ब्लेड, अगर कोई टरबाइन है तो टरबाइन की जो ब्लेड है, अगर ब्लेड में कोई इनएक्यूरेसी हो, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में, इसकी पिच में जो इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, इसकी डिजाइन होती है, अगर पिच में इनएक्यूरेसी हो तो भी अनबैलेंस हो सकता है। तो ये चारे चार जो ऑप्शन है वो सही है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर 1 एंड 2। ओनली 1 एंड 2 नहीं, 1 2 3 4 आर ओके। 2 एंड 3 भी नहीं होगा, 1 एंड 4। लेकिन लास्ट ऑप्शन देखो, 1 2 3 4, ये रीजन चारे चार जो रीजन है वो अनबैलेंस के लिए सही है। इम्परफेक्शन होगा तो भी अनबैलेंस होगा, नॉन सिमेट्रिक होगा तो भी अनबैलेंस होगा, नॉन होमोजेनिटी होगा तो भी अनबैलेंस होगा, अगर पिच की ब्लेड में इनएक्यूरेसी है तो भी मशीन में, रोटेटिंग मशीन में अनबैलेंस हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है। चलो, सेकंड एमसीक्यू है, एट अ पर्टिकुलर रोटेशनल स्पीड, अगर कोई पर्टिकुलर रोटेशनल स्पीड पे द अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू रिवॉल्विंग मास, जो रिवॉल्विंग मास होता है इसका अनबैलेंस फोर्स, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस जो रोटेटिंग होता है इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम क्या लेते हैं? ओमेगा लेते हैं। आप सभी को पता है ओमेगा इज कांस्टेंट, मींस एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट वेराइज इन डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, अलग अलग प्लेन में, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये कांस्टेंट होगा। तो अगर रोटेशनल, पर्टिकुलरली रोटेशनल स्पीड, द अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू रिवॉल्विंग मास, आपको रिवॉल्विंग मास पूछा, तो अगर रिवॉल्विंग मास पूछे तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी? वेरिएशन होगी। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। तो ये जो सेकंड है इसका आंसर होगा कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट वेरीज इन डायरेक्शन। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके, चलो इससे आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेट डब्ल्यू कैरिड ऑन अ वेटलेस आर्म, एक वेटलेस आर्म है, इसका कोई वेट नहीं है। अ वेट डब्ल्यू कैरिड ऑन अ वेटलेस आर्म, इस आर्म पे कैपिटल डब्ल्यू जैसे वेट कैरिड हो रहा है, ऑफ लेंथ आर, इसका लेंथ है आर, रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस वेट से कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा? तो हमारा मेन फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन मास नहीं है, वेट है। तो वेट के लिए हम लिख सकते हैं
m के बदले हम लिख सकते हैं W/g, क्योंकि W इज इक्वल टू mg। तो इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ड्यू टू वेट W, कैपिटल W। इट इज रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस, अगर इस वेट को बैलेंस करना है बाय माउंटिंग अ वेट कैपिटल B। अगर W को बैलेंस करना है तो वेट B, जिसको हम बैलेंसिंग वेट बोलेंगे, ऑन द सेम एक्सल इन अ डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन एट अ रेडियस B। इसकी रेडियस R थी, जो बैलेंसिंग वेट कैपिटल B है, इसकी रेडियस है B। द नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंसिंग, तो चार ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन राइट होगी? ऑप्शन ए है W/B इज इक्वल टू R/B, ऑप्शन बी W/B इज इक्वल टू B/R, ऑप्शन सी W/B इज इक्वल टू अंडर रूट R/B एंड ऑप्शन डी W/B इज इक्वल टू अंडर रूट B/R। डायरेक्टली हम कह नहीं सकते। सबसे पहले ये जो चार क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, वेट, B मींस बैलेंसिंग वेट, R मींस रेडियस ऑफ वेट, B मींस रेडियस ऑफ बैलेंसिंग वेट। आप सभी को पता है अगर बैलेंस करना है तो कोई रोटेटिंग मास होता है, वेट होता है, अगर इसको बैलेंस करना है तो जो हमारा वेट है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसके साथ आगे जो बैलेंसिंग वेट होगा, बैलेंसिंग मास होगा, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेट करेंगे। तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? तो mb, rb नहीं, लेकिन हम b लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो b है, और ओमेगा स्क्वायर। ये जो मास ऑफ बैलेंसिंग है, अगर मुझे वेट में लिखना है तो B/G होगा। ओके, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट किसका है? वेट W का, ये कैपिटल B का है, और हम इक्वेट करेंगे तो G ओमेगा स्क्वायर कैंसल आउट होगा, मींस कैपिटल W इंटू R इज इक्वल टू कैपिटल B इंटू, ये दोनों टर्म्स आप इक्वेट करो तो G ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एक टर्म्स होगा। तो W/B, कैपिटल W/B इज इक्वल टू स्मॉल b अपन R, ये आंसर होगा। तो आंसर B इज अ राइट आंसर, W by कैपिटल B इज इक्वल टू B by स्मॉल r। ओके, तो ये हमारी राइट कंडीशन होगी। चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कंप्लीटली बैलेंस? कंप्लीटली बैलेंस के लिए several masses revolving in different plane on a shaft। तो इसका आंसर होगा टू masses in any two planes। लेकिन ये जो टू masses है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर जो रिवॉल्विंग मासेस है कंप्लीटली बैलेंस करना है तो इसके लिए हम टू मासेस अरेंज करेंगे एंड इन टू प्लेन्स, लेकिन ये जो टू मासेस होगा वो इक्वल नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2/3 of the reciprocating parts means fraction 2/3, C is equal to 2/3, and all the revolving parts of a reciprocating engine are to be balanced। अगर reciprocating के 2/3 and revolving के all parts बैलेंस करना है, to be balanced, the resultant unbalanced force at any instant। आप सभी को पता है कि अगर रिजल्टेंट फोर्स लाना है रिवॉल्विंग मास और रेसिप्रोकेटिंग के कंबाइन, तो E इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस c होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ऐसा हमारा इक्वेशन है, mr ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब हमारा जो ऑप्शन है वो m में नहीं है, वो w में है। तो m इज इक्वल टू हम W/G लिख सकते हैं, यस W/G। चलो r ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। चलो अब c के रिप्लेस में हम पुट करेंगे 2/3, ये जो हमारा फ्रैक्शन है c इज इक्वल टू 2/3, तो 1 माइनस 2/3 होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर मींस 2/3 होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, चलो ये 3 माइनस 2 1/3, 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9 और ये होगा 4/9। तो cos स्क्वायर थीटा के डिनोमिनेटर में 9 आएगा और sin स्क्वायर थीटा के डिनोमिनेटर में 9 आएगा और न्यूमरेटर में इसके पास 4 होगा। तो ये जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर होगा, W/G
ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 9 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 9। ओके, चलो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। इफ 2/3 ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स आर टू बी बैलेंस्ड, सेम इसमें भी 2/3 था 2/3 और इसमें भी 2/3 मीन्स 2/3, c इज इक्वल टू 2/3, देन द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट का मैक्सिमम वेरिएशन क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो आप सभी को पता है कि ट्रैक्टिव एफर्ट का मैक्सिमम वैल्यू हमने इक्वेशन प्रूव किए थे, तो क्या था √2a 1 - c mr ओमेगा स्क्वायर प्लस होगा, अगर आपके पास मिनिमम पूछे तो माइनस होगा आगे। ओके, चलो अब तो हमारा आंसर W में है, वेट में है, और C के रिप्लेस में हम 2/3 पुट करेंगे, तो 2√2a 1 - 2/3 W/g r ओमेगा स्क्वायर। चलो इसका हम सॉल्यूशन करें तो 1/3 3 - 2 1/3 मीन्स √2/3 होगा, इसका आंसर होगा √2 × 1 - 2/3, इसका आंसर होगा √2/3, क्योंकि 1 - 2/3 क्या होगा 1/3 1/3 × √2 तो √2/3 होगा, तो √2/3 a W/g ओमेगा स्क्वायर r इज अ राइट आंसर। तो मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट होगा हमारा √2/3 a W/g ओमेगा स्क्वायर r। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर फॉर मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ 2/3 ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। अगर 2/3 ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स बैलेंस करना है तो मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट होगा √2/3 a W/g ओमेगा स्क्वायर r। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम in dynamic balance implies that the system is critically damped, there is no critical speed in the system, the system is also statically balanced, and last one, there will be absolutely no wear of bearing। क्वेश्चन है कि डायनेमिक बैलेंस वाली जो सिस्टम है वो क्या इंप्लाइज करती है। तो आप सभी को पता है कि अगर कोई सिस्टम डायनेमिकली बैलेंस है तो वो ऑब्वियसली स्टैटिकली बैलेंस होगी, क्योंकि स्टैटिकली बैलेंस में ओनली फोर्स 0 होता था और डायनेमिकली बैलेंस में फोर्स एज वेल एज कपल 0 होता था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा द सिस्टम इज आल्सो स्टैटिकली बैलेंस। ओके, ये जो डैम्प है क्रिटिकली डैम्प, क्रिटिकली स्पीड, वो सब वाइब्रेशन में हम देखेंगे। ओके, चलो इससे आगे, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड मींस L टू द क्रैंक रेडियस मींस R, इसको बोलते हैं ऑब्लिक्विटी रेशियो N। इंक्रीज, अगर ये जो रेशियो इंक्रीज करते हैं तो आप सभी को पता है कि हमारा जो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स है mr ओमेगा स्क्वायर cos 2 थीटा बाय n, ये हमारा फॉर्मूला है सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स का फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्लिक्विटी रेशियो, मींस प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स का आंसर नहीं होगा। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं n की वैल्यू इंक्रीज करूं तो हमारा ये जो सेकेंडरी फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो डिक्रीज होगी ऑब्वियसली। तो हमारा आंसर होगा सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स इज डिक्रीज। अगर ये रेशियो डिक्रीज करेंगे तो आंसर होगा हमारा सी। लेकिन इस क्वेश्चन 8 में हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज अगर ऑब्लिक्विटी रेशियो कनेक्टिंग रोड की लेंथ और क्रैंक रेडियस का जो रेशियो है ऑब्लिक्विटी रेशियो, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो फोर्स सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स डिक्रीज होगा। ओके, चलो इससे आगे देखते हैं। तो इससे आगे का क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेस इन रेसिप्रोकेटिंग मासेस कंफर्म टू रेशियो ऑफ। मैंने जब प्राइमरी और सेकेंडरी
अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताया था, तभी बोला था कि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। तो मींस प्राइमरी ऊपर होगा और सेकेंडरी नीचे, मींस 1/2 होगा, क्योंकि सेकेंडरी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी प्राइमरी से। ओके, चलो इससे आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी फोर्स इन लोकोमोटिव इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितने परसेंटेज में हम प्राइमरी फोर्स लोकोमोटिव में बैलेंस करते हैं, पार्शियल बैलेंस करते हैं। तो हमें पता है कि इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन यूजुअली 2/3 ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास आर बैलेंस। अब सोचो 2/3 मीन्स कितना परसेंटेज होगा इसमें से, 1 में से 2/3 निकाल दो, 1/3 मीन्स 60 to 70% होगा, 60 to 70% होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 60 to 70%, बिकॉज इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन यूजुअली 2/3 ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मास आर बैलेंस। जो मास होता है इसमें से 2/3 मास हम बैलेंस करते हैं, मीन्स 60 to 70% हमारा आंसर होगा। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैलेंसिंग इन द इंजन इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स इज लेस देन द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। सोचो लेस देन होगा कि ग्रेटर देन होगा। तो आपको पता है कि हमारा प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, इसका फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, और सेकेंडरी का क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर cos 2 थीटा बाय n। तो हमारा जो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स है वो ग्रेटर देन होगा कंपेयर टू सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, चलो सारे देखेंगे, बाद में हम डिसाइड करेंगे। चलो इसके बाद, द प्राइमरी अनबैलेंसिंग फोर्स अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू ट्वाइस इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक। कल देखा था हमने फर्स्ट वीडियो में कि 2 बार प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स मैक्सिमम होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक। तो ये सही लगता है, आगे देखते हैं। The hammer blow in the locomotive engine occurs due to unbalanced force along the line of stroke। along the line of stroke नहीं होता है, perpendicular to the line of stroke होता है। और कैसे होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट बिटवीन लोकोमोटिव और रेल। जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है मैंने बताया था, तो ये भी गलत है। और along the line of stroke नहीं होता है, perpendicular to the line of stroke होता है। चलो लास्ट, the unbalanced force due to reciprocating mass varies in magnitude and direction। गलत है। कल एक एमसीक्यू हमने देखा था, एक एमसीक्यू ऐसा था कि द अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू रोटेटिंग मास वेरियस इन डायरेक्शन एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ऐसा हमने देखा था। तो रेसिप्रोकेटिंग मास में क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मास में वेरियस इन मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट इन डायरेक्शन होगा। क्या होगा, वेरियस इन मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट इन डायरेक्शन होगा। इसका आंसर ऐसा हो सकता है, अगर रेसिप्रोकेटिंग मास है तो इसका मैग्नीट्यूड वेरियस होगा और डायरेक्शन कांस्टेंट होगा, वो दोनों वेरियस नहीं हो सकते। तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द हैमर ब्लो इन लोकोमोटिव रिजल्ट इन। अगर हैमर ब्लो होता है लोकोमोटिव में तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, सोचो। अनइवन स्पीड, पल्सेटिंग टॉर्क, टॉर्क में वेरिएशन होता है, टेंडेंसी टू लिफ्ट द व्हील फ्रॉम द रेल एंड वेरिएशन इन द ट्रैक्टिव एफर्ट। तो हैमर ब्लो के बारे में मैंने कई सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाए थे। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, लिफ्ट द व्हील फ्रॉम द रेल। अगर हैमर ब्लो होता है तो जो व्हील होता है वो रेल से लिफ्ट हो जाता है। इसका जो रीजन है वो भी हमने देखे थे। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, the magnitude of hammer blow is proportional to
ये भी डायरेक्टली मैंने बता दिया था, स्टेटमेंट में डायरेक्ट लिख दिया था, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 बाय ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ हैमर ब्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। तो ओमेगा स्क्वायर इज अ राइट आंसर। ओके, और लास्ट जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। Which one of the following inline engine working on a four stroke cycle? अगर four stroke cycle में ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन से इनलाइन इंजन कंप्लीटली बैलेंस के लिए स्वाभाविक रूप से यूज होते हैं? तो इसका आंसर 6 सिलेंडर इंजन होगा। फोर स्ट्रोक में स्वाभाविक रूप से 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन बैलेंस के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं। ओके, चलो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है the permissible value of angular speed so that the wheel do not get lifted from the rail is given by। अगर जो व्हील है वो रेल से लिफ्ट ना हो तो जो हमारी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमारे पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट पी जी अपन बी इंटू स्मॉल बी। सेकंड ऑप्शन है अंडर रूट 2 पी जी अपन बी इंटू स्मॉल बी। थर्ड ऑप्शन है अंडर रूट 2 पी जी अपन बी इंटू जी। फोर्थ ऑप्शन है अंडर रूट पी जी अपन 2 इंटू बी। तो सबसे पहले जो हमारी लिमिटिंग कंडीशन है, इन ऑर्डर टू डेट व्हील डज नॉट लिफ्ट फ्रॉम द रेल, अगर व्हील को रेल से लिफ्ट ना हो, इसलिए हमारा प्राइमरी जो कंडीशन है वो है downward pressure on wheel on rail, downward pressure of wheel on rail is equal to upward unbalanced force। downward pressure of wheel on rail is equal to upward unbalanced force। चलो कैसे लिख सकते हैं? ये प्रेशर P, इसमें जो P है वो डाउनवर्ड प्रेशर है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं mb rb ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे mb के बदले कैपिटल B है बैलेंसिंग, और स्मॉल b इज अ रेडियस ऑफ बैलेंसिंग, मींस rb के रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। और mb मास है, वहां पे वेट बैलेंसिंग वेट लिया है, तो mb के रिप्लेस में हम b बाय g लिख सकते हैं, बिकॉज वेट लिखना है। चलो तो हमारे पास कौन से फॉर्मूला हुआ? p इज इक्वल टू b बाय जी b इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर हमें ओमेगा चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू pg अपन कैपिटल B इंटू स्मॉल b होगा, और ओमेगा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट pg b इंटू b। तो हमारा जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो हमारी जो प्राइमरी कंडीशन थी किसके लिए? तो अगर व्हील डज नॉट लिफ्ट फ्रॉम द रेल, इसके लिए प्राइमरी कंडीशन है डाउनवर्ड प्रेशर ऑन रेल इज इक्वल टू अपवर्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, चलो इसके बाद 16 आइडेंटिटी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से है वो आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है द अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मास वेरियस इन मैग्नीट्यूड बट कांस्टेंट इन डायरेक्शन। अभी जो क्वेश्चन 14 या 13 थे इसमें मैंने बोला था कि अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मास हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरियस होता है और डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। अगर रोटरी हो, रोटेटिंग हो तो ये कांस्टेंट होगा और ये वेरिएशन होगा। तो ये जो ये जो ऑप्शन है वो राइट है। चलो सेकंड है द इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग 2 और 3 पेयर ऑफ व्हील कपल्ड टुगेदर। मैंने कल इंपॉर्टेंट बात करके आपको बताया था कि अगर हैमर ब्लो रिड्यूस करना है तो जो 2 और 3 व्हील होता है उसकी पेयर बना के उसको कपल कर देना पड़ता है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट, वो भी राइट है। अगर एक दूसरी बात बता दो हैमर ब्लो के बारे में, अगर हैमर ब्लो की इफेक्ट आपको काउंटर एक्टेड करना है तो
डेड वेट यूज करना पड़ता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि द इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो इज काउंटरएक्टेड बाय, तो नॉट अ बैलेंसिंग वेट बट डेड वेट ऑफ द इंजन। ओके, चलो यहाँ पे ऑप्शन सी है, द रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स इज मिनिमम इन रेसिप्रोकेटिंग मासेस। यस, व्हेन हाफ द रेसिप्रोकेटिंग मासेस आर बैलेंस्ड बाय रोटेटिंग मासेस, और उसका जो हाफ होता है वो रोटेटिंग मासेस से बैलेंस हो जाता है, वो भी सही है। ऑप्शन डी, स्वेइंग कपल इज ड्यू टू सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो मैं आपको बता दूं, अगर ट्रैक्टिव एफर्ट बोले, हैमर ब्लो बोले और स्वेइंग कपल बोले, वो ड्यू टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स होता है, नॉट अ सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। स्वेइंग कपल, ट्रैक्टिव एफर्ट एंड हैमर ब्लो इज ड्यू टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। वेरियस लाइन ऑफ स्ट्रोक होता है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्ट्रोक, हैमर ब्लो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक होता है, स्वेइंग कपल है वो लाइन ऑफ स्ट्रोक होता है। ओके, तो जो ऑप्शन डी है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स होता है। ओके, चल, तो अब जो दूसरे एमसीक्यूज है इसके हम अलग वीडियोस बनाएंगे। ओके, तो इतना रखते हैं इस वीडियो में, एमसीक्यूएस के वीडियो में।